दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। में दिखाया जाता है कि मिस्टर वे लिनताओ की डिजाइन की हुई चेयर को देखते हैं, जो कि लिनताओ का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है। ये देखते ही ये कहते हैं कि मुझे इस कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही कि लिनताओ की सीवी को देखते हैं तो मिस चान हुंग से कहते हैं कि मैं इसको अपने असिस्टेंट के तौर पर हायर करना चाहता हूँ। मिस हुंगचिया कहती हैं कि क्या तुम इसका इंटरव्यू करोगे। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हें इसका इंटरव्यू कर लेना, तुम मेरे स्टैंडर्ड जानती हो। मिस चान हुंग लिनताओ की सीवी देखकर कहती हैं कि आखिर ये क्यों। तो मिस्टर वे कहते हैं कि इसके डिजाइन में सोल है। ये जानने के बाद लिनताओ अब फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। जब सब लोग अपना काम खत्म करके जा चुके होते, मिस्टर वे देखते हैं कि लिनताओ अकेला बैठा ओवरटाइम काम कर रहा होता है। अगली सुबह मिस्टर वे जब ऑफिस आते हैं तो ये देखते हैं कि लिनताओ मिस्टर वे से पहले ही ऑफिस आकर काम कर रहा होता है। मिस्टर वे कहते हैं कि क्या तुम कल रात से यहीं पर काम कर रहे हो। तो लिनताओ कहता है कि मैं घर चला गया था, बस जल्दी आ गया हूँ। मिस्टर वे अब लिनताओ को काम देखते हैं तो लिनताओ ने इस दफा सारी फाइल सही से ऑर्गेनाइज की होती हैं। आज मिस्टर वे सबसे कहते हैं कि तुम लोग प्रोडक्ट इनसोर्सिंग कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर वे लिनताओ को भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। लिनताओ से पूछता है कि ये क्या है। इसका टीममेट बताने लगता है कि हर मंथ इंटीरियर बिडिंग रखी जाती है, जिसमें हर टीम अपने नए प्रोडक्ट्स शो करती है। जिसको सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है उसके डिजाइन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। होंग शाओ लिनताओ से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, मुझे अभी तक इस मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया। लिनताओ ये सब सुनकर कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। एनसी केक बना रही होती है। इसको लिनताओ की कॉल आती है। ये एनसी को बताता है कि फाइनली मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की पहली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। एनसी कहती है कि अब तुम अपसेट नहीं बल्कि एक्साइटेड लग रहे हो। लिनताओ से कहता है कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अब लिनताओ की मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है। दूसरी तरफ एनसी अपने डैड के साथ उनका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। मीटिंग में मिस चियान होंग लिनताओ से कहती है कि इस डिजाइन के बारे में तुम क्या सोचते हो। लिनताओ को बात करने से डर लग रहा होता है तो मिस चियान होंग मिस्टर वे से कहती है कि तुमने अपने स्टूडेंट को कितना डरा रखा है कि वो बोल नहीं पा रहा। मिस्टर वे लिनताओ से कहते हैं कि तुम बातें करने में काफी अच्छे हो। जैसे ही मिस्टर वे इसको इनकरेज करते हैं तो लिनताओ इस डिजाइन के बारे में अपना ओपिनियन सबके साथ शेयर करता है। मिस चियान होंग को लिनताओ का ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है। ये डिजाइन मिस हान का होता है तो इसको अच्छा नहीं लगता कि लिनताओ ने इसके डिजाइन को क्रिटिसाइज किया है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मिस्टर वे से ये कहती है कि अगली बार आपको जो भी कहना हो आप खुद कहिएगा, अपने स्टूडेंट से ये सब कहलवाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। लिनताओ मिस्टर हान के ऑफिस में आकर माफी मांगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस हान इस सब के लिए आपको इल्जाम देगी। मिस्टर वे कहते हैं कि मैंने ब्लेम ले लिया है, तो तुम इतने अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो। लिनताओ कहता है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं जाकर मिस हान से माफी मांग सकता हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम और मुश्किल क्रिएट मत करो, जाकर अपना काम करो। अब होंग शाओ लिनताओ को आकर बताती है कि एक बुरी खबर है, मिस हान के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सुनकर लिनताओ और अपसेट हो जाता है। रात में लिनताओ जब एनजी से मिलता है तो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर पाऊंगा। एनजी कहती है कि क्या तुम्हें कंपनी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाएगा कि तुमने एक डिजाइन को क्रिटिसाइज किया है। लिनताओ कहते हैं क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस को सभी डायरेक्टर्स रेट करेंगे। अगर मिस हान ने सबसे कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वे सिर्फ एक न्यू कमर की खातिर अपने कोलीग को नाराज करेंगे। एनजी कहती है कि अगर वो तुम्हें सिर्फ इस वजह से निकाल देंगे तो यहाँ पर रहने का भी कोई फायदा नहीं है। लिनताओ तो बहुत ही ज्यादा मायूस दिखाई दे रहा होता है तो एनजी कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हें काम से निकाल भी दिया तो चोंगचिंग में और भी डिजाइन कंपनीज हैं, तुम्हें किसी न किसी कंपनी में जरूर काम मिल जाएगा। एनजी कहने लगती है कि मैं हमेशा के लिए ऑनलाइन केक्स बेचकर तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर लिनताओ मुस्कुराता है और उसको थैंक्स कहता है। अगले दिन लिनताओ एनजी के साथ अपने लिए घर देखने के लिए आता है। लिनताओ और एनजी को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है, लेकिन इस घर को रेंट पर लेने के लिए 6 मंथ की पेमेंट देनी है लिनताओ को। लिनताओ एजेंट से कहता है कि आप लैंडलॉर्ड से बात कर लें कि क्या हम 3 महीने का किराया दे सकते हैं डिपॉजिट के साथ। एजेंट कहता है कि मैं बात करके देखता हूँ। इसके बाद लिनताओ एनजी के साथ इसके घर पर खाना खाने के लिए आता है। खाने के दौरान एनजी को कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये अपने डैड को बताती है कि एक रियल एस्टेट कंपनी ने इस कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया है और अब ये सर्विस अपार्टमेंट बनाएंगे, हमें हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अब ये सुनकर तो डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डैड कहते हैं कि इस खुशी के मौका पर क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो एनजी कहती है कि डैड अब ड्रिंक नहीं करेंगे। लिनताओ कहता है कि हम इस दफा सूप से ही काम चला लेते हैं। ये सब लोग इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन एनजी लिनताओ से मिलने के लिए आती है और कहती है कि गेस करो कि मुझे कितने पैसे वापस मिले हैं आज। लिनताओ कहता है कि कितने। एनजी कहती है कि मुझे 800 ग्रैंड मिले हैं, मैं अपने आप को बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। लिनताओ एनजी से कहता है कि तुम ये बात आहिस्ता बोलो। एनजी कहती है कि मुझे तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद ही नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे जब पैसे मिल गए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई लॉटरी जीत ली है। एनजी कहती है कि मैंने तुम्हें सर्जरी की फीस ट्रांसफर कर दी है। लिनताओ कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो एनजी कहती है कि मुझे अपने डैड की सर्जरी की फीस खुद ही देनी है, तुम मेरी सर्जरी के लिए पे कर सकते हो। लिनताओ एनजी से कहता है कि तुम इस तरह की बातें मत करो। लिनताओ कहता है कि
मुझे एजेंसी से कॉल आई थी, लैंडलेडी मान गई है तो मैं अब उस घर में शिफ्ट हो सकता हूँ। एनसी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम तुम्हारे घर के लिए कुछ फर्नीचर भी देख लेंगे। लिनताओ कहता है कि तुम्हारे बात करने का स्टाइल बिल्कुल एक अमीर इंसान जैसा लग रहा है। एनसी कहती है कि ये तो तुमने सही कहा है। आज रात एनसी लिनशन, चेन और लिनताओ को डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आती है। चेन को मैसेज आता है, जिसको देखकर ये कहने लगता है कि मेरे मॉम डैड वापस आ गए हैं, इसलिए मुझे फौरन घर जाना होगा। ये फौरन यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। इसके बाद एनसी अपने डैड से जो पैसे इनके पास है उनका घर खरीदने के लिए कह रही होती है। डैड कहने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये छोटी मोटी जॉब्स करो। एनसी कहती है कि डैड मैं सफर नहीं कर रही। तो डैड कहते हैं कि मैंने सोच लिया है कि हम फिर से लोन नहीं लेंगे। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर में लिंदा से शादी हो जाएगी तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, तो फिर भला मैं अकेला इतने बड़े घर में कैसे रह पाऊंगा। एनसी कहती है लेकिन डैड मैं नहीं चाहती कि आप इस पुराने से घर में ही रहें। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी केयर करती हो, लेकिन इस दफा तुम मेरी बात सुनो। हम काफी टाइम से पैसे जमा कर रहे हैं, अब वक्त है कि हमें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। एनसी कहती है कि डैड मैं इतने सारे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो डैड कहते हैं कि क्या तुम केक्स और कॉफी बेचने के लिए स्टोर ओपन नहीं करना चाहती। एनसी कहती है कि आप मुझे स्टोर खोलने के लिए कह रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि यही तुम्हारा करियर हो, तुम्हें अपना ये बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है। एनसी कहती है लेकिन अगर हमें पैसों का नुकसान हो गया तो। डैड कहते हैं कि हम फिर से पैसे जमा कर लेंगे। डैड कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी तो तुम्हें पैसों का नुकसान होगा। मेरी बेटी सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे तो लगता है कि इस बिजनेस के जरिए हम अमीर भी हो सकते हैं। एनसी को अपने डैड की बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। आज लिनताओ को बताया जाता है कि ये कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बन गया है। ये बात सुनकर तो लिनताओ को यकीन ही नहीं आ रहा होता। लिनताओ मिस्टर वे के पास आकर उनको थैंक्स बोलता है तो मिस्टर वे इसका कारण पूछते हैं। लिनताओ कहता है कि मुझे ऑफिशियली हायर कर लिया गया है। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम एक डिजाइनर तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम यही एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि तुम किसी डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। मिस्टर वे लिनताओ को अगले महीने के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही लिनताओ बहुत खुश हो जाता है। ये मिस्टर वे को थैंक्स बोलता है और यहाँ से चला जाता है। ऑफिस से बाहर आते ही लिनताओ अपनी एम्प्लॉयमेंट को सेलिब्रेट कर रहा होता है। मिस्टर वी भी इसको देखकर खुश होते हैं। आज लिनताओ एनसी के साथ अपना सामान अपने नए घर में ले आता है। अब ये दोनों घर में सारी चीजों को सेट करते हैं। ये दोनों सारा काम करते ही बेड पर रेस्ट करने के लिए लेट जाते हैं। लिनताओ कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। ये एनसी से कहता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए। एनसी लिनताओ के फेस पर किस करती है तो लिनताओ कहता है कि बस इतना ही। ये कहकर लिनताओ एनसी को किस करने लगता है। आज मीटिंग में लिनताओ पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। एनसी अब हिशन को बताती है कि ये एक स्टोर खोलना चाहती है। तो हिशन कहती है कि हम ऑनलाइन इतनी अच्छी अर्निंग कर तो रहे हैं पेस्ट्रीज बेचकर, तो स्टोर खोलने की क्या जरूरत है। एनसी कहती है कि पहले मेरा मकसद कुछ भी करके पैसे कमाना था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके जरिए मैं पैसे कमाऊं। लिनताओ को देख लो, ग्रेजुएट होने के बाद से उसको मालूम था कि वो एक डिजाइनर बनना चाहता है। हिशन कहती है कि हम एक काम मिलकर करते हैं, हम एक कैफे रेंट पर लेते हैं और इसमें तुम मुझे मेरी लाइव स्ट्रीम करने के लिए कुछ स्पेस दे देना। हम दोनों रेंट शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में मदद करेंगे। एनसी को भी इसका आइडिया काफी अच्छा लगता है और ये इसके लिए मान जाती है। आज काम करते हुए लिनताओ के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। लिनताओ जब इस पेन को उठाने लगता है तो लिनताओ इस पेन को उठा ही नहीं पाता। लिनताओ ये देखकर बहुत हैरान होता है। ये तीसरी दफा पेन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरी दफा भी ये पेन को नीचे गिरा देता है। लिनताओ अपने हाथ को देखकर परेशान हो जाता है और फिर इसको याद आता है कि लास्ट टाइम फुटबॉल मैच के लिए जब ये ड्रिंक्स लेकर जा रहा था तब भी इसके हाथ से ऐसे ही ड्रिंक्स नीचे गिर गई थी और फिर मैच खेलते हुए ये भागते भागते खुद ही नीचे गिर गया था। लिनताओ यही सब बातें सोच रहा होता है। कहा जाता है कि लिनताओ व्हील चेयर पर बैठा होता है और कोई इसको पीछे से खींच रहा होता है। जैसे ही लिनताओ इस व्हील चेयर से उठने की कोशिश करता है तो कोई इसको फोर्स कर रहा होता है कि ये व्हील चेयर से ना उतरे। लिनताओ मूव करना चाह रहा होता है लेकिन इसको मूव करने नहीं दिया जा रहा होता। लिनताओ ये देखकर डर जाता है और ये अपने आप को इन हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक भयानक सपना होता है जिसके कारण लिनताओ की आंख खुल जाती है। उठने के बाद लिनताओ अपने हाथ मूव करके देख रहा होता है। लिनताओ अपने आप से कहता है कि मैंने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की। आज हिशन और एनसी लिनताओ के घर पर आई होती है और ये शॉप खोलने के लिए जगह तलाश कर रही होती है और इसी बारे में ये लोग लिनताओ से भी बात कर रहे होते हैं। इतने में बेल बजती है। लिनताओ दरवाजा खोलता है तो इसका दोस्त चेन आया होता है अपने सामान के साथ। हिशन और एनसी को देखकर हैरान होते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेन कहता है कि मैं घर से भाग आया हूँ। हिशन हंसते हुए कहती है कि तुम सही
सही से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने घर से निकाल दिया है। एनसी कहती है कि क्या तुमने अपने डैड से माफी नहीं मांगी। तो चन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। चन के डैड ने इसको बहुत डांटा होता है कि ये उनकी गैर मौजूदगी में इतनी केयरलेस लाइफ कैसे गुजार सकता है। चन के पेरेंट्स उसको काम करने के लिए कह रहे होते हैं। लिनताओ कहता है कि ये पहली दफा तो नहीं है। तो चन कहता है कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मेरी फैमिली अमीर है, मैं हैंडसम भी हूँ, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड के छोटे मोटे काम नहीं कर सकता जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे करने को कहा है। मेरे डैड कहते हैं कि मुझ में बिल्कुल भी शर्म नहीं है और मैं बस पैसे जाया करता हूँ। मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लेकिन मेरे डैड ने मेरे चेहरे पर बहुत जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया। एनसी और हेशन तो उसकी बातें सुनकर बहुत हंस रही होती हैं। सन कहता है कि मेरे डैड कहते हैं कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं उनको दिखा कर रहूंगा कि मैं उनके बगैर सरवाइव कर सकता हूँ। लिनताओ कहता है कि तुम ये लगेज इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। सन कहता है कि हाँ इसलिए लाया हूँ, और क्या मैं होटल में ठहरूंगा। लिनताओ कहता है कि मेरे घर में सिर्फ एक बेडरूम है। तो चन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सोफे पर सो जाना। चन कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मैं ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं ठहरूंगा, जल्दी अपने लिए कोई घर देख लूंगा। एनसी कहती है कि हेशन भी अपने लिए घर ढूंढ रही है, तो तुम दोनों लीज शेयर क्यों नहीं कर लेते। हेशन कहती है कि लड़का लड़की का साथ में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चन कहता है कि तुम तो इस तरह से कह रही जैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब चन और हेशन साथ में ड्रिंक करते हुए एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। हेशन चन को अपने साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए इनवाइट करती है। चन कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तो हम दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं। ये दोनों इतना शोर कर रहे होते हैं कि एक नेबर आकर कहने लगता है कि ये सोने का वक्त है और तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो। एनसी और लिनताओ जल्दी से आकर इन दोनों को अंदर लेकर आते हैं। अगले दिन एनसी और लिनताओ साथ में लंच कर रहे होते हैं। तो लिनताओ एनसी से कहता है कि इस वीकेंड तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलो। एनसी कहती है कि वीकेंड आने में तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। एनसी कहती है कि ये सब बहुत अचानक है। तो लिनताओ कहता है कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। मैं तुम्हारे डैड से मिल चुका हूँ और अब मेरी जॉब भी स्टेबल है, तो अब मेरी बारी है कि मेरे पेरेंट्स उस लड़की से मिले जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। एनसी कहती है लेकिन अभी मेरे पास तो कोई स्टेबल जॉब नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने पूछा मैं क्या करती हूँ तो मैं क्या कहूँगी। लिनताओ कहता है कि तुम बहुत जल्दी बॉस बनने वाली हो। लिनताओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स ट्रेडिशनल हैं लेकिन वो नाइस हैं, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। चन जब उठता है तो हेशन इसको लाइव स्ट्रीमिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट दिखाती है। इस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि चन हेशन के साथ पार्टनरशिप में 5 लाख यन इन्वेस्ट कर रहा है। इसने ये एग्रीमेंट साइन भी कर दिया होता है। चन बहुत हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये कब साइन किया। हेशन कहती कि कल रात तुम बहुत ड्रंक थे और तुम मेरे साथ काम करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। चन कहता है कि मैं ड्रंक था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट काउंट करता है। हेशन कहते लेकिन ये एग्रीमेंट साइन तो तुमने ही किया है। चन कहते लेकिन मेरे पास 5 लाख यन नहीं है। तो हेशन कहती है कि तुम इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। चन गुस्से में ये एग्रीमेंट फाड़ देता है, कहता है कि अब तो कोई सबूत नहीं है। हेशन कहती है कि इसलिए मैंने एग्रीमेंट की 2 कॉपीज बनवा ली थी। आज घर पर एनसी लिनताओ की मेडिसिन देखते हुए कह रही होती है कि तुमने इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खरीदी हैं, तुम्हें क्या हुआ है। लिनताओ कहता है कि ज्यादा ड्राइंग करने की वजह से मुझे लगता है कि मेरे हाथ के मसल स्ट्रेच हो गए हैं, मैं सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कुछ मेडिसिन खरीद ली। अब लिनताओ एनसी को रूम में लेकर जा रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर चन आ जाता है। चन कहने लगता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम लोगों को अपने रूम में जाना चाहिए। एनसी कहती है कि तुमने आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। तो चन कहता है कि मेरे पास इस घर का पासवर्ड है। एनसी लिनताओ से कहती है कि तुम अपने घर का पासवर्ड चेंज कर लो। चन कहता है कि मैं लिनताओ के साथ रह रहा हूँ तो मैं भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। अगली सुबह एनसी लिनताओ के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है। एनसी कहने लगती है कि मैं थक गई हूँ। तो लिनताओ कहता है कि बस तुम्हें थोड़ी सी और एक्सरसाइज करनी होगी। तो एनसी कहती है कि अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो तो तुम मुझसे जबरदस्ती एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो। लिनताओ कहता है कि हम दोनों को फिट रहना ताकि हम इकट्ठे बूढ़े हो सके। इसके बाद एनसी और हेशन मिलकर शॉप देखने के लिए जाती हैं। रात में एनसी जब घर पर आती है तो इसके डैड लिनताओ के पेरेंट्स और ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट्स पैक कर रहे होते हैं। अगले दिन लिनताओ एनसी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर ले आता है। अब लिनताओ एनसी को अपनी मॉम से मिलवाता है। मॉम एनसी को देखकर कहती है कि लिनताओ ने तुम्हारा जिक्र किया था। लिनताओ कहने लगता है कि इस लगेज में एनसी के डैड ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। मॉम कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ पर ये आ जाता है तो एनसी इसके लिए इसके फेवरेट पैनकेक्स भी लेकर आई होती है। मॉम कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। लिनताओ से कहती है कि तुम लोग जाकर ग्रैंडपा से मिल लो, हम साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर लिनताओ की मॉम यहाँ से चली जाती है। लिनताओ ये से पूछता है कि डैड कहाँ पर है। तो ये कहता है कि डैड वीकेंड्स पर भला कब घर होते हैं। अब लिनताओ एनसी को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर आता है। एनसी कहती है कि तुम्हारे रूम को
देखकर लग रहा है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। लिनताओ कहता है कि मैं इतना बुरा स्टूडेंट भी नहीं था, मुझे बस ड्रॉ करना और सोकर खेलना पसंद है। एनजी कहती है कि क्या ये सब ड्राइंग्स तुमने बनाई है? तो लिनताओ कहता है कि हाँ। लिनताओ एनजी को यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की भी पेंटिंग दिखा रहा होता है। एनजी कहती है कि तुम दोनों ही आर्ट्स में काफी अच्छे हो क्योंकि ये टैलेंट तुम लोगों को तुम्हारे ग्रैंडपा से मिला है। एनजी यहाँ पर फोटो देखकर कहती है कि तुम बचपन में काफी प्यारे थे। लिनताओ कहता है ये मेरी नहीं बल्कि ये की तस्वीर है। इतने में यहाँ पर ये आ जाता है जो कि कहने लगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। एनजी ये को एक बॉटल देती है। ये बॉटल लेकर यहाँ से जाने लगता है तो लिनताओ कहता है कि हम दोनों तुम्हें पिक करने के लिए आएंगे। अब एनजी और लिनताओ ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाते हैं। ग्रैंडपा एनजी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लिनताओ ग्रैंडपा को बताता है कि एनजी को आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई हैं। एनजी कहती है कि वाकई में आपकी पेंटिंग्स बहुत कमाल की हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ पेंट करता हूँ। अब ग्रैंडपा एनजी के लिए भी पेंटिंग करते हैं। एनजी को ये पेंटिंग बहुत पसंद आती है। इसके बाद ये दोनों ये को पिक करने के लिए आ जाते हैं। अब ये तीनों ग्रैंडपा के घर पर आ जाते हैं। लिनताओ और एनजी डिनर के लिए खाना लगा रहे होते हैं। एनजी ये से पूछती कि क्या तुम्हारे डैड डिनर के लिए नहीं आ रहे? तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। इसके साथ ही लिनताओ के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सब लोग एक साथ डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम एनजी से पूछते हैं कि तुम क्या करती हो? तो एनजी कहती है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लिनताओ कहने लगता है कि एनजी अपनी कॉफी शॉप खोल रही है और इसने जगह भी ढूंढ ली है। एनजी बताने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप खोल रही हूँ, वो एक लाइव स्ट्रीमर है। लिनताओ के डैड कहते हैं कि क्या तुम एक कॉफी शॉप रन करती हो या एक लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट हो? तो एनजी कहती है कि मैं तो कॉफी शॉप ही रन करूंगी, मेरी फ्रेंड लाइव स्ट्रीम करती है। लिनताओ के डैड पूछते हैं कि तुमने किस चीज में मेजर किया है? तो एनजी कहती है कि मैंने इंटरनेट बिग डेटा एनालिसिस में मेजर किया है। लिनताओ के डैड कहते हैं कि तो काफी अच्छा मेजर है, तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढती? एनजी कहती है कि मुझे कॉफी पसंद है तो मैं एक दफा ये ट्राई करना चाहती हूँ। लिनताओ की मॉम पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं? तो एनजी कहती है कि हाँ, मेरे डैड बहुत सपोर्टिव हैं। लिनताओ की मॉम एनजी की मॉम के बारे में पूछती है तो एनजी कहती है कि मेरी मॉम की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड के लिए आसान नहीं होगा तुम्हें अकेले पालना, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की है। लिनताओ अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि इसके डैड बहुत नाइस हैं। ग्रैंडपा एनजी और लिनताओ से कहते हैं कि आज तुम लोग वापस नहीं जाओगे मेरे पास, मेरे घर पर ही रहो। ये दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं। ये अब अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा रहा होता है तो मॉम कहने लगती है कि एनजी की मॉम भी नहीं है और इसके डैड टैक्सी चलाते हैं और एनजी के पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लिनताओ सोच क्या रहा है। डैड भी ये कह रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ये सब बातें सुनकर कहने लगता है कि किसी ऐसे शख्स को तलाश करना जो कि नाइस हो, बाकी सब चीजों से बेहतर है। और वैसे भी मेरे भाई के साथ इतने टाइम से वो है, आप लोग नहीं। मॉम कहते हैं कि तुम कुछ नहीं समझते, तो ये कहता है कि ये आप लोग हैं जो कुछ समझते नहीं हैं। एनजी और लिनताओ बर्तन धो रहे होते हैं तो एनजी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। लिनताओ कहता है कि ऐसा नहीं है। एनजी कहती है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तो लिनताओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स वैसे ही बहुत सीरियस हैं, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। अब लिनताओ एनजी को अपने ग्रैंडपा की वर्कशॉप में लेकर आता है। एनजी को ये वर्कशॉप देखकर काफी अच्छा लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट बना रहा हूँ। लिनताओ कहने लगता है कि इस वर्कशॉप को देखकर ही मैंने एक डिजाइनर बनने का सपना देखा है। अगले सुबह जब लिनताओ और एनजी जा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा ने इन दोनों के लिए मैचिंग की चेन्स बनाई होती हैं जिन पर इन दोनों के नाम भी लिखे होते हैं। ग्रैंडपा एक लिनताओ को देते हैं और एक एनजी को। ये एनजी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ज्यादा आया करो क्योंकि ये भी तुम्हारा घर है। एनजी कहती है कि जब मेरी कॉफी शॉप खुल जाएगी तो मैं यहाँ पर आपको पिक करने के लिए आऊंगी ताकि आप मेरे हाथ की बनाई हुई कॉफी ट्राई कर सकें। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा। अब ये दोनों ग्रैंडपा को गुड बाय बोलते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह लिनताओ को काम पर आने में देर हो गई होती है, इसलिए लिनताओ लिफ्ट का इंतजार नहीं करता और स्टेयर्स के जरिए जाने लगता है, लेकिन ये स्टेयर्स में गिर जाता है इसी वजह से कि डॉक्टर के पास आ जाता है। लिनताओ डॉक्टर को बता रहा होता है कि मुझे अपना हाथ मूव करते हुए दर्द होता है। लिनताओ कहता है कि आज मैंने फील किया कि मेरी टांगें बहुत स्टिफ हो गई हैं, इसी वजह से मैं सीढ़ियों में गिर गया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा महसूस करते हुए कितना टाइम हो गया है? लिनताओ कहता है कि काफी टाइम हो गया है, पहले मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, लेकिन आज सीढ़ियों में गिरना मुझे नॉर्मल नहीं लगा। डॉक्टर लिनताओ को रूमेटोलॉजी विजिट करने के लिए कहता है। अब ऑफिस आकर लिनताओ किसी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में जब सर्च कर रहा होता है तो यहाँ पर आ रहा होता है कि जो सिम्टम्स लिनताओ फील कर रहा है उसका मतलब इसको ALS डिजीज भी हो सकती है। घर पर आने के बाद लिनताओ इस डिजीज के बारे में पढ़ रहा होता है। यहाँ पर यह लिखा आ रहा होता है कि इस डिजीज के पेशेंट्स 3 से 5 साल बाद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस
पैरालिसिस की वजह से मर जाते हैं। लिनताओ कहता है कि मुझे तो आसानी से बुखार भी नहीं होता, तो मुझे ये इतनी अजीब बीमारी नहीं हो सकती। एनजी हीशन के साथ होती है। हीशन चन से बात कर रही होती है तो ये एनजी को बताती है कि चन बता रहा है कि लिनताओ को चोट लगी, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। ये सुनते ही एनजी फौरन लिनताओ को देखने के लिए आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा किसके साथ झगड़ा हुआ है। लिनताओ कहता है कि मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। इतने में एनजी की नजर हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन पर पड़ती है और कहने लगती है कि अगर ये सीरियस नहीं है तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे। चन भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो लिनताओ कहने लगता है कि आज सुबह मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने एलिवेटर लेने की बजाय सीढ़ियाँ ले ली, लेकिन मैं अपने फोन को देख रहा था इसीलिए मैं सीढ़ियों से गिर गया। मुझे डर था कि तुम बहुत परेशान हो जाओगे, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। चन कहने लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गिर रहे हो, तुम फुटबॉल खेलते हुए भी गिर गए थे। लिनताओ कहते हैं कि फुटबॉल खेलते हुए तो तुम मुझसे ज्यादा गिरते हो, लेकिन एनजी फिर भी इसको अच्छे से चेक कर रही होती है कि कहीं इसको और तो चोट नहीं लगी। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए एनजी लिनताओ से कहती है कि तुम ग्रैंडपा की कारपेंट्री यार्ड के बारे में क्या सोचते हो। लिनताओ कहते हैं कि क्या तुम अपनी कॉफी शॉप का थीम ग्रैंडपा की कारपेंट्री यार्ड जैसा रखना चाहती हो। एनसी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ और वैसे भी ग्रैंडपा की कारपेंट्री यार्ड बहुत कूल है। लिनताओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं ये तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। एनसी कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बताया है। अब लिनताओ एनसी के लिए डिजाइन ड्रॉ भी करने लगता है, जो कि एनसी को काफी अच्छा लगता है। लिनताओ और एनसी एक सैड मूवी देख रहे होते हैं। लिनताओ देखता है कि एनसी मूवी देखकर रो रही है, तो ये इसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि अगली दफा हम लोग कॉमेडी मूवी देखेंगे। एनसी कहने लगती है कि अगर कभी मुझे भी कोई सीरियस बीमारी हो गई तो तुम क्या करोगे। लिनताओ कहता है कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा जिसके जरिए तुम ठीक हो सको। अगर मेरी जिंदगी के बदले में तुम्हें जिंदगी मिल सकती हुई तो मैं ये तक करने के लिए तैयार हूँ। लिनताओ कहने लगता है लेकिन अगर मुझे कोई जानलेवा मर्ज हो गया तो तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी पर गिव अप ना करना। एनसी कहने लगती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। अब चन और हेशन साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लोग एक साथ ही घर रेंट पर ले लेते हैं। अब एनसी को अपनी कॉफी शॉप के लिए जगह मिल गई होती है और यहाँ पर लिनताओ ने भी अपना काम शुरू कर दिया होता है। एनसी यहाँ पर चेयर्स को पेंट कर रही होती है और लिनताओ इसको बता रहा होता है कि इसको अच्छे से पेंट कैसे करना है। अब लिनताओ एक लकड़ी के पीस को देख रहा होता है, लेकिन अचानक ही ये पीस लिनताओ के हाथों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिनताओ शॉक हो जाता है। एनसी जल्दी से आकर लिनताओ से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। एनसी देखती है कि लिनताओ के हाथ पर एक छोटा सा कट लग गया है, तो ये जल्दी से लिनताओ के मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है कि तुम इतने केयरलेस क्यों हो। लिनताओ कहते हैं कि काम करते हुए कट लगना नॉर्मल बात है। लिनताओ कहने लगता है कि मैंने अपना पहला काम इस कैफे के लिए किया है और तुम मेरी पहली कस्टमर हो। एनसी कहती है कि तुम्हारी पहली कस्टमर होने की हैसियत से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ तुम्हारे काम से। लिनताओ कहते हैं लेकिन काम तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो तुम सेटिस्फाइड कैसे हो सकती हो। एनसी कहती है क्योंकि डिजाइनर हैंडसम है इसलिए मैं पहले से ही सेटिस्फाइड हूँ। ये बात सुनकर लिनताओ हंसने लगता है। अब लिनताओ डॉक्टर को चेक करवाने के लिए आ जाता है। डॉक्टर लिनताओ के सिम्टम्स देखकर इसको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहता है। अब कॉफी शॉप का सारा काम कंप्लीट हो गया होता है, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डिनर के दौरान हेशन कहती है कि लिनताओ ने हमारे बहुत पैसे बचाए हैं, इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमें कुछ पैसे लिनताओ को भी देने चाहिए। तो लिनताओ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ एनजी के लिए किया है। इस पूरे डिनर के दौरान हेशन और चन तो एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं। अब एनजी की कॉफी शॉप ओपनिंग के लिए तैयार हो गई होती है और इन्होंने शॉप को काफी अच्छे से डेकोरेट कर लिया होता है। अब ये चारों यहाँ पर मार्च करते हुए आते हैं। एनसी कहने लगती है कि हमारा HW कैफे ऑफिशियली खुल गया है, तो इस पर सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये चारों आज बहुत खुश होते हैं। लिनताओ कहता है कि इस मेमोरेबल मोमेंट पर हमें पिक्चर लेनी चाहिए। फिर ये चारों एक साथ पिक्चर लेते हैं। अब एनसी कॉफी बना रही होती है और शन वेटर का काम कर रहा होता है, जबकि हेशन यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। आज लिनताओ अपने टीममेट्स के लिए लंच लेकर आता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है, क्योंकि आज मेरी गर्लफ्रेंड ने अपना कैफे खोल लिया है। ये सुनकर ये सभी काफी खुश होते हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर वे भी आ जाते हैं, तो लिनताओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने अपना कैफे खोला है, तो आप उसकी बनाई हुई कॉफी टेस्ट करें। मिस्टर वे कॉफी ट्राई करते हैं। मिस्टर वे जब कॉफी ट्राई कर रहे होते हैं तो इनके फेस एक्सप्रेशन से ही सबको मालूम हो जाता है कि मिस्टर वे को ये कॉफी बहुत पसंद आई है। काम के बाद जैसे ही लिनताओ कैफे आता है तो चन इसको न्यू केक ट्राई करने के लिए कहता है। साथ ही यहाँ पर एनसी आ जाते पूछते कि आज दोपहर की कॉफी कैसी थी। लिनताओ कहता है कि वो बेस्ट थी। एनसी कहती है कि कल मैं तुम्हारे लिए न्यू कॉफी बनाऊंगी ताकि तुम ट्राई कर सको। लिनताओ कहते हैं कि ठीक है। लिनताओ अपने लंच टाइम में एनसी का बनाया हुआ केक खा रहा होता है, जिस पर एनसी ने इसको नोट लिख कर दिया होता है। लिनताओ ने ये सभी नोट्स अपने डेस्क पर जमा करके रखे होते हैं, जो एनसी हर रोज इसको केक पर लगा कर देती है। लिनताओ इन नोट्स को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। मिस्टर वे जब अपने ऑफिस में आते हैं तो इनके डेस्क पर लिनताओ ने एनजी की बनाई हुई कॉफी और केक रखा होता है, जिसको मिस्टर वे भी बड़े मजे से खा रहे होते हैं। अब चियान होंग मिस्टर वे के पास आती है। चियान होंग कहती है तुम इस दफा पेन के ऊपर
प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं करते। तो मिस्टर वे कहने लगता है कि पेंग्यू प्रोजेक्ट हान यूशी का है, तो मैं ये प्रोजेक्ट कैसे ले सकता हूँ। चानोंग कहती है कि ये क्लाइंट की डिमांड है, इसलिए हान यूशी कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर वे कहता है कि क्या हान यूशी ये बात एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं उसका प्रोजेक्ट टेक ओवर कर रहा हूँ। चानोंग कहती है कि हान यूशी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी है, इसलिए उसको कोई इतराज नहीं होगा। तो मिस्टर वे कहता है कि मैं उसको प्रोवोक नहीं करना चाहता। चानोंग कहती है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो। तो मिस्टर वे कहता है कि इस तरह की ट्रिक्स मुझ पर नहीं चलेंगी। चानोंग कहती है कि क्लाइंट इस प्रोजेक्ट के साथ आया है, अगर हम अपने इतने बड़े क्लाइंट को इनकार करेंगे तो फिर हम ये बात बॉस को कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। चानोंग कहती है कि तुम अपने किसी सबऑर्डिनेट को उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भेज दो। मिस्टर वे कहता है कि हमारे पास भी 3 टास्क हैं जिस पर ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो मैं ये काम किसको करने के लिए कह सकता हूँ। तो चानोंग कहती है कि लेंताओ ये काम कर सकता है। अब लेंताओ को मैसेज आता है और ये मैसेज लेंताओ की MRI अपॉइंटमेंट का होता है। अब मिस्टर वे लेंताओ के पास आकर कहने लगते हैं कि पेंग्यू से हमें एक नया प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया गया है, तुम जाकर उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे। मिस्टर वे कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम जाकर पेंग्यू के साथ मीटिंग करो, उनकी नीड्स को जानने के बाद मेरे पास प्लान लेकर आओ। लेंताओ इस बात को लेकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है कि ये पहली दफा खुद कोई टास्क करने वाला है। अब मिस्टर वे लेंताओ से पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कैफे कहाँ पर है। अब लेंताओ मिस्टर वे और अपने टीममेट्स के साथ एनजी के कैफे में आता है। लेंताओ एनजी को अपने लीडर मिस्टर वे से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर वे को भी एनजी से मिलकर बहुत खुशी होती है। होंगशाओ कहने लगती है कि इस कैफे का स्टाइल तो बहुत ही यूनिक है। तो लेंताओ कहने लगता है कि इस कैफे को मेरे ग्रैंडफादर के कारपेंट्री वर्कशॉप के स्टाइल में बनाया गया है। इसका टीममेट कहने लगता है कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे टेबल्स किसने बनाए हैं। तो लेंताओ कहता है कि सारा काम मैंने खुद किया है। मिस्टर वे भी ये सब देखकर काफी हैरान दिखाई दे रहे होते हैं और इसके टीममेट्स भी इससे काफी इम्प्रेस होते हैं कि इसने काफी अच्छा काम किया है। अब बेंजीन सबकी कॉफी लेकर यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद ही मिस्टर वे अपनी टीम के साथ अपने प्रोजेक्ट पर यहीं पर डिस्कशन करने लगते हैं। मिस्टर वे अब बिल पे करने लगते हैं तो एनजी कहती है कि आप पहली दफा यहाँ पर आए हैं तो इसको मेरी तरफ से ट्रीट समझिए। मिस्टर वे कहते हैं कि ठीक है। मिस्टर वे एनजी की शॉप का 5000 यॉन का कार्ड ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं हर रोज लंच ब्रेक में तुम्हारी टी अपनी टीम के लिए मंगवाया करूंगा। एनजी को बहुत खुशी होती है और ये मिस्टर वे को थैंक्स करती है। मिस्टर वे लेंताओ से कहते हैं कि अब तुम्हें कंपनी वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम कल पेंग्यू से मिल लेना, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। ये कहकर मिस्टर वे अपने टीममेट्स के साथ यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही लेंताओ एनजी को सिर पर बिठाता है और इसका मसाज करने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने आज बहुत काम किया है। एनजी कहती है कि तुम्हारे लीडर को देखकर तो वो मुझे बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं लगे, बल्कि काफी अच्छे लगे हैं मुझे। लेंताओ कहता है कि हाँ, कुछ टाइम से वो मुझे भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और तुम्हें मालूम है कि उन्होंने मुझे अभी एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि सिर्फ मैं करने वाला हूँ। ये सुनकर एनजी बहुत खुश होती है और लेंताओ के फेस पर किस करती है। चेन और हीशन तो इन दोनों को बस यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। आज एनजी के कैफे पर दोंग्युन आता है। एनजी दोंग्युन को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। तो दोंग्युन कहता है कि लेंताओ ने मुझे तुम्हारे कैफे का केक टेस्ट करवाया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मुझे कैफे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि मुझे ज्यादा डिलीशियस चीज मिल जाए। अब दोंग्युन मेन्यू देखने के बाद एनजी को अपना ऑर्डर दे देता है। अब हीशन दोंग्युन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोंग्युन कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर आई हुई हो। तो हीशन कहती है कि मैंने और एनजी ने ये कैफे मिलकर खोला है। अब हीशन दोंग्युन को इस वीकेंड अपने साथ कैरियोके जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन दोंग्युन बहाना करते हुए कहता है कि इस वीकेंड मुझे अपने क्लाइंट के साथ टेनिस खेलने के लिए जाना है। हीशन पूछती है कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। तो दोंग्युन इस बात को टालना चाह रहा होता है, इसलिए कहने लगता है कि क्या मुझे तुम लोगों के कैफे का मेंबरशिप कार्ड मिल सकता है। तो हीशन कहती है कि हाँ। दोंग्युन कहता है कि मैं तुम लोगों के कैफे का 5000 वाला मेंबरशिप कार्ड लूंगा। ये सुनकर हीशन बहुत खुश होती है क्योंकि इसको लग रहा होता है कि दोंग्युन इसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। अब रात में एनजी और लेंताओ कैफे बंद करके जा रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। लेंताओ एनजी से कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो एनजी कहती है कि हाँ। ये सुनते ही लेंताओ एनजी का हाथ पकड़कर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों को यूँ खुशी खुशी जाता हुआ दोंग्युन ने भी देख लिया होता है। दोंग्युन एनजी को पसंद करता होता है, इसलिए इन दोनों को साथ देखकर ये अपसेट दिखाई दे रहा होता है। आज एनजी के डैड कैफे आते हैं तो ये लेंताओ से कहते हैं कि क्या तुम पेंटिंग कर रहे हो। लेंताओ कहता है कि हाँ, लेकिन इनको देखकर कहने लगता है कि आप आज इस तरह से ड्रेसअप क्यों हुए हैं। डैड कहने लगते हैं कि मैं न्यू पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। लेंताओ कहने लगता है कि आप इसमें हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। एनजी ऑर्डर लेकर आती है और इसके डैड ये डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मीटिंग में लेंताओ सबको अपना डिजाइन दिखा रहा होता है। लेंताओ का डिजाइन किया हुआ टेबल सबको काफी पसंद आता है। आज तो मिस्टर वे भी लेंताओ के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और इसको थम्स अप देते हैं, जिसको देखकर लेंताओ मुस्कुराने लगता है। अगले दिन मिस्टर वे लेंताओ को आकर बताते हैं कि पेंग्यू ने डायरेक्टली वो डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया है जो तुमने डिजाइन किया है, इसीलिए पुराने प्लान पर काम करना छोड़ दो और इस पर फोकस करो। लेंताओ बहुत खुश होता है कि इतने बड़े क्लाइंट ने इसका डिजाइन किया हुआ टेबल पसंद किया है। लेंताओ के सभी टीममेट्स इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब लेंताओ दोंग्युन के साथ कॉफी पी रहा होता है तो दोंग्युन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है
है कि तुम्हारा डिजाइन किसने रेकमेंड किया था? लिनताओ कहता है कि मिस्टर वे ने। तो डोंगन कहता है कि नहीं, तुम्हारा डिजाइन मिस हान योशी ने रेकमेंड किया था। ये बात सुनकर लिनताओ बहुत हैरान होता है। डोंगन इसको कंग्रेचुलेशंस कह रहा होता है कि अब तुम एक डिजाइनर बन गए हो। अब लिनताओ की लिफ्ट में मिस हान से मुलाकात होती है। लिनताओ मिस हान को थैंक्स कहता है तो मिस हान कहती है कि तुम मेरा किस चीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो? लिनताओ कहने लगता है कि आपने मेरे डिजाइन को इनकरेज किया है, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कर रहा हूँ। मिस हान कहती है कि इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें गॉसिप से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लिनताओ कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है। मिस हान कहती है कि मैं तुम्हें इनकरेज करने की कोशिश नहीं करी थी, बल्कि मैंने तो एक अच्छे डिजाइन को प्रमोट किया है। जब मिस हान इस लिफ्ट से जा रही होती है तो लिनताओ कहने लगता है कि आपका शुक्रिया, मैं इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा। अब घर आकर लिनताओ अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है। रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि लिनताओ को डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो गया है। ये रिपोर्ट देखकर लिनताओ बहुत परेशान हो जाता है और इसका डॉक्टर की कही हुई बातें याद आ रही होती कि अगर सिम्टम्स और सीवियर होते गए तो इसको मजीद कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। एनजी कहती कि इस वीकेंड पर हम साथ में खाना खाते हैं। लिनताओ कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? एनजी कहती कि मैंने यही कहा है कि हम वीकेंड पर साथ में खाना खाते हैं। लिनताओ ये सुनकर बहुत खुश होता है और लिनताओ एनजी को किस करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तो एनजी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो लिनताओ कहते हैं कि मुझे इंस्पिरेशन मिल गई है। लिनताओ अपने टेबल पर काम करने के लिए फैक्ट्री आ जाता है। रात में भी लिनताओ काम कर रहा होता है तो मिस्टर शू कहने लगते हैं कि तुम अकेले ये काम कैसे कर सकते हो? तो लिनताओ कहता है कि अभी मैं थका नहीं हूँ तो मैं थोड़ी देर और काम कर सकता हूँ। मिस्टर शू कहते हैं कि बहुत टाइम बाद मैंने तुम्हारी एज के किसी लड़के को इस तरह से काम करते हुए देखा है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। लिनताओ मुस्कुराते हुए कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अब लिनताओ फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, लेकिन काम करते हुए इसके राइट हैंड में भी दर्द हो रही होती है। अब एनजी लिनताओ के हाथ का मसाज कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही वीक हो गए हैं। लिनताओ कहता है कि मिस्टर शू मेरे काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। मिस्टर शू के बारे में बात करे सारा होता है। एनजी कहती है कि तुम कब से मिस्टर शू के बारे में बात कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे हाथ का मसाज करते हैं? लिनताओ कहता है कि मिस्टर शू फैक्ट्री के सबसे अच्छे कारपेंटर हैं। अगर बात मेरे लीडर मिस्टर वे की ना होती तो मिस्टर शू कभी भी ये छोटा सा ऑर्डर नहीं लेते। लिनताओ को ऑफिस से मैसेज आता है तो ये कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना होगा। ये कहकर ये एनजी को बाय करके यहाँ से चला जाता है। अभी टेबल बन गया होता है तो मिस्टर वे लिनताओ के साथ इसको देखने के लिए आते हैं। मिस्टर वे इस टेबल को देखने के बाद मिस्टर शू से कहते हैं कि आपका काम वाकई में काबिले तारीफ है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि मैं इस काम का सारा क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि लिनताओ ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की है। मिस्टर वे लिनताओ से कहने लगते हैं कि मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, 17 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ये लिनताओ को बता रहे होते हैं कि एक डिजाइनर बनने के लिए इन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना किया था। माजी बहुत हार्श था, इसीलिए मैं हर दिन कुछ स्वीट खाता हूँ। ये बताने लगते हैं कि जब हमने जीजिया बनाया था तो हम सिर्फ 3 ही लोग थे और सारे काम को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। आज तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं भी एक डिजाइनर बनना चाहता था। लिनताओ कहते हैं कि मैं आपको HW कैफे ले चलता हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, आप जितनी स्वीट खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। मिस्टर वे इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिस आने के बाद लिनताओ की पिक्चर खींची जाती है। अब एनजी लिनताओ के साथ जब स्टोर पर आती है तो यहाँ पर लिनताओ की पिक्चर लगी होती है, जिसको देखकर ये कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक मूवी स्टार की तरह। एनजी ऊंची आवाज में यहाँ पर कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो लिनताओ इसको कहता है कि तुम इतनी ऊंची ये बात मत कहो, मैं एम्बेरस महसूस कर रहा हूँ। अब एनजी लिनताओ का बनाया हुआ टेबल चेक करती है। एनजी कहती कि टेबल तो बहुत अच्छा लेकिन ये छोटा लग रहा है। लिनताओ फिर इसको ये टेबल खोलकर दिखाता है। एनजी कहती कि ये तो बहुत ही कूल है। सामने इस टेबल की प्रमोशनल वीडियो भी चल रही होती है जिसको ये दोनों देखने लगते हैं। लिनताओ इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाता है। एनजी इसको देखकर कहने लगती है कि जब भी तुम कोई नया प्रोडक्ट बनाया करोगे तो तुम इस तरह ही करोगे। लिनताओ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। एनजी कहती कि सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। ये लिनताओ से कहती है कि मैं इस टेबल के 4 सेट्स खरीदूंगी। लिनताओ कहता है कि तुम इतने सारे टेबल्स क्यों खरीद रही हो? एनजी कहती है कि एक सेट मेरे घर पर होगा और एक तुम्हारे, एक सेट मैं हीशन को दूंगी और एक मैं अपने कैफे पर रखूंगी। लिनताओ कहता है कि क्या अब तुम इतनी अमीर हो गई हो? तो एनजी कहती है कि हाँ, मैं अभी जाकर ये बाय करती हूँ। ये कहकर एनजी चली जाती है और लिनताओ आज इस टेबल को देखकर प्राउड महसूस कर रहा होता है। लिनताओ कहने लगता है कि बहुत साल बाद भी मुझे ये दिन बहुत अच्छे से याद है। ये वो दिन था जिस दिन पहली बार मेरा सपना सच हुआ था। मेरा हर दिन खुशियों से भरा होता था। मैं जीजिया में एक डिजाइनर बन चुका था, लेकिन ये सब कुदरत का एक मजाक था। अब एनजी और लिनताओ मिलकर इस टेबल के लिए मेन्यू लिखते हैं, जो लिखने के बाद ये दोनों एक साथ पिक्चर भी लेते हैं। अगली सुबह हेशन भी अपने लाइव स्ट्रीम पर लिनताओ के टेबल की प्रमोशन कर रही होती है। अब लिनताओ ऑफिस में कुछ पेपर्स लेकर आ रहा होता है, लेकिन इसका हाथ खुद ही मूव करता है, जिसकी वजह से ये पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर लिनताओ शॉक में आ जाता है और फौरन डॉक्टर को चेक करवाने के लिए
लिए आ जाता है। लिनताओ डॉक्टर को बता रहा होता है कि मेरी कंडीशन खराब से खराब ही होती जा रही है। लिनताओ कहता है कि मेरी बाजू पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, अब मैं कुछ भी उठा नहीं सकता। डॉक्टर सांग कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि न्यूरॉन्स के साथ कोई मसला है। डॉक्टर सांग लिनताओ को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जाओ फुमेंग को दिखाने के लिए कहते हैं। अब लिनताओ डॉक्टर जाओ को चेक करवाने के लिए आ जाता है। डॉक्टर जाओ लिनताओ का अच्छे से चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद डॉक्टर जाओ लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। लिनताओ कहते हैं कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी ये कहना मुश्किल है। हॉस्पिटलाइज्ड होने का मेन मकसद ये जानना है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारी डिजीज डायग्नोज होने के बाद ही तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। डॉक्टर साहब लिनताओ से कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कंडीशन के बारे में जानती है। तो लिनताओ कहता है कि नहीं। अब लिनताओ मिस्टर वे के पास 1 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए आता है। मिस्टर वे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों मांग रहे हो। तो लिनताओ कहता है कि मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है। मिस्टर वे तो मान नहीं रहे होते, लेकिन लिनताओ जब कहता है कि मुझे बहुत जरूरी होम टाउन वापस जाना है तो मिस्टर वे इसकी लीव एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिनताओ मिस्टर वे को इसके लिए थैंक्स बोलता है। अब लिनताओ कैफे आ जाता है। लिनताओ यहाँ पर बैठकर कप साफ कर रहा होता है और एनजी को बताने लगता है कि मेरा क्लासमेट अब्रॉड से शादी करने के लिए वापस आ रहा है, इसीलिए हम सब फ्रेंड्स 1 हफ्ते के लिए साथ रहेंगे। एनजी कहती है कि ये कौन सा क्लासमेट है। लिनताओ कहता है कि उसका नाम शू टियान ही है। तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं हुई क्योंकि वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था। एनजी कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिल लूंगी। लिनताओ कहता है कि शॉप पर काफी काम है तो तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। एनजी कहती है कि ठीक है। लिनताओ ये कप रखने वाला होता है, लेकिन लिनताओ ये कप नीचे गिरा देता है। एनजी आकर कहने लगती है कि तुम हाथ से ये क्यों उठा रहे हो। एनजी ये पीसेस उठाते हुए कहती है कि शायद तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। लिनताओ कहता है कि हाँ, मैंने सही से आराम नहीं किया। लिनताओ कहता है कि इस टाइम मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करने देंगे और ग्रैंडपा को मिलने का मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो इसलिए मैं ग्रैंडपा को भी नहीं बताऊंगा। ये एनजी से कहता है कि तुम भी मेरे घर वालों को मत बताना। एनजी कहती है कि मैं कोई स्टूपिड तो नहीं हूँ। एनजी कचरा फेंकने के लिए जब बाहर जा रही होती है, लिनताओ एनजी से कहता है कि आज तुम जल्दी फ्री हो जाना, हम दोनों डेट पर चलेंगे। मैं काफी बिजी रहा हूँ तो हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। एनजी इसके लिए मान जाती है। फिर ये दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए आते हैं जिसको ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। मूवी के बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए आ जाते हैं और कुछ कपड़े ट्राई करके देखते हैं। एनजी न्यू लिपस्टिक ट्राई करके लिनताओ को किस करती है। लिनताओ एनजी को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों हीशन और चन के साथ कैरियोके आ जाते हैं। चन लिनताओ को ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन लिनताओ ड्रिंक करने से इनकार कर देता है। लिनताओ जब हाथ धो रहा होता है तो ये चन से कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ तो तुम एनजी का ख्याल रखना मेरे लिए। चन लिनताओ से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई मसला है, आज सुबह से ही तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। लिनताओ कहता है कि अगर कोई मसला हुआ तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। अगली सुबह लिनताओ हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर ये एनसी को मैसेज करता है कि मैं अपने होम टाउन वापस आ गया हूँ। अब लिनताओ अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है। ग्रैंडपा से अचानक कॉल करने की वजह पूछते हैं तो लिनताओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपकी याद आ रही थी। आज कैफे में दोंग्योन आता है तो ये लिनताओ के बनाए हुए टेबल को देखकर कहने लगता है कि लिनताओ के डिजाइन की हुई टेबल की सेल काफी अच्छी चल रही है। यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी लिनताओ के बारे में पूछा है। ये बात सुनकर एनसी बहुत खुश होती है, कहने लगती है कि अब बिग बॉस भी लिनताओ को जानते हैं। दोंग्योन कहता है कि हाँ, क्योंकि लिनताओ कंपनी का एक यंग डिजाइनर है जो काफी अच्छा काम कर रहा है। दोंग्योन कहने लगता है कि लिनताओ का करियर भी सही चल रहा है और तुम्हारी शॉप भी काफी अच्छी जा रही है, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। एनसी कहती है कि लिनताओ ने तुम्हें इस बारे में बता दिया है। दोंग्योन इस बात पर मुस्कुराता है तो एनसी कहती है कि जब हमने कंपनी में अप्लाई किया था तो मैंने ही लिनताओ को बताने से मना किया था क्योंकि कंपनीज में ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं होता। दोंग्योन कहते कि तुम मुझे बता सकती थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एनसी कहती कि अभी हम दोनों का 2-3 साल तक शादी करने का कोई प्लान नहीं है। दूसरी तरफ लिनताओ का हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहा होता है। अब लिनताओ एनसी को कॉल करता है तो एनसी कहती है कि तुम्हारी आवाज इतनी गूंज क्यों रही है, आखिर तुम कहाँ पर हो। लिनताओ कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे हैं तो मैं बैक स्टेयर्स पर आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। एनसी कहती है कि यहाँ पर कोई सुंदर ब्राइड्समेड तो नहीं है। लिनताओ कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, इनमें से कोई भी सिंगल नहीं है। इतने में ही यहाँ पर कोई आ रहा होता है तो लिनताओ जल्दी से कॉल बंद कर देता है। आज लिनताओ के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई होती है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर जाओ लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें ALS हो सकता है क्योंकि ये डिजीज मसल वीकनेस के साथ ही शुरू होती है। ALS का नाम सुनकर लिनताओ शॉक में चला जाता है। इसको तो डॉक्टर की कही हुई बातें भी सही से सुनाई नहीं दे रही होती। अब लिनताओ बाहर बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि लिनताओ से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हो। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं टैक्सी बुक नहीं कर पा रहा। लिनताओ इनके लिए टैक्सी बुक करने
कहने लगता है। तो इस आदमी की नजर लिनताओ की टेस्ट रिपोर्ट पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद ये लिनताओ के पास आकर बैठ जाता है। ये आदमी कहने लगता है कि क्या तुम्हें ALS है? तो लिनताओ कहता है कि ऐसा हो सकता है। ये कहने लगता है कि तुम अभी बहुत यंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिनताओ से पूछता है कि क्या डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है? तो लिनताओ कहता है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, कुछ टेस्ट बाकी रहते हैं, ये भी हो सकता है कि मुझे ट्यूमर हो। ये आदमी कहने लगता है कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें मिसडायग्नोज हो जाता है, एक्चुअल में तो वो ट्यूमर के पेशेंट होते हैं। ये लिनताओ को हिम्मत देते हुए कहने लगता है कि ट्यूमर्स तो आसानी से ठीक हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लिनताओ कहते हैं लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? ये आदमी कहने लगता है कि मुझे भी ALS है और इस बीमारी के साथ मुझे पूरा 1 साल हो गया है। सिर्फ एक बाजू के अलावा मैं अपने बाकी बॉडी पार्ट्स मूव कर सकता हूँ और बड़ी आसानी से चल भी लेता हूँ। ये लिनताओ से कहने लगता है कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम रिकवर कर सकते हो। ये लिनताओ से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेते हैं। जब लिनताओ इसको WeChat पर ऐड कर रहा होता है तो ये कहने लगते हैं कि सभी लोग मुझे अंकल गाओ कहते हैं। अंकल गाओ कहने लगते हैं कि किसी चीज के बारे में भी तुम्हें नहीं मालूम तो तुम मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि इस बीमारी के बारे में मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ। अब लिनताओ वापस आते हुए अपनी बीमारी का ही सोचकर रो रहा होता है। लिनताओ अपने घर आ जाता है। लिनताओ को एनजे की कॉल आ रही होती है, लेकिन लिनताओ एनजे की कॉल नहीं उठाता। लिनताओ हॉस्पिटल में एक सैड मूवी देख रहा होता है। दूसरी तरफ एनजे अपने डैड से कहती है कि आप टेबल पर बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो डैड कहते हैं कि मैं उसको गंदा नहीं करना चाहता। एनजे कहती है लेकिन वो टेबल खाना खाने के लिए ही तो है। डैड कहते हैं कि अगर वो गंदा हो गया तो उसको साफ करना इतना आसान नहीं होगा। ये टेबल मेरे सन इन लॉ ने बनाया तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। डैड एनजे से लिनताओ के बारे में पूछते हैं तो एनजे कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। साथ ही लिनताओ का मैसेज आ जाता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ, काफी थक गया हूँ तो अभी मैं सोने लगा हूँ, हम कल बात करेंगे। एनजे कहती है कि क्या ये इतना थक गया है कि एक कॉल नहीं कर सकता? अब लिनताओ ऐसे ही सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। जैसे ही ये दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है तो फौरन से लेट जाता है। एनजे इससे मिलने के लिए आती है। एनजे लिनताओ को जगाती है तो ये उठ जाता है। अब एनजे लिनताओ को जब हक करती है तो कहने लगती है कि तुम्हारे कपड़ों से हॉस्पिटल की डिसइंफेक्टिंग स्प्रे जैसी स्मेल आ रही है। लिनताओ ये सुनकर घबरा जाता है, कहता है कि फिर मुझे जाकर शॉवर ले लेना चाहिए। ये कहकर लिनताओ वॉशरूम में आ जाता है। लिनताओ को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब ये आगे क्या करने वाला है। आज लिनताओ मिस्टर वे को पेनग्यू प्रोजेक्ट की बुक देता है। मिस्टर वे लिनताओ को क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए कह रहे होते हैं तो लिनताओ मिस्टर वे से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि बताओ। लिनताओ कहता है कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में डिजाइनर न रह सकूं। ये बात सुनकर मिस्टर वे बहुत हैरान होते हैं और इसकी वजह पूछते हैं। लिनताओ कहता है कि मैं अपने राइट हैंड से शायद मजीद ड्रॉ ना कर पाऊं। एनजे ने आज अपने रेस्टोरेंट में एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब पर रख लिया होता है। मिस्टर वे कहते हैं कि क्या ये कंफर्म हो गया है? तो लिनताओ कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी डायरेक्टली मेरी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ टेस्ट के रिजल्ट आना बाकी हैं। मिस्टर वे कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें ट्यूमर भी हो सकता है। लिनताओ कहते हैं कि क्या कभी कोई ये बात सोच सकता है कि वो ये उम्मीद करेगा कि उसको ट्यूमर हो, लेकिन अभी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे ट्यूमर या कैंसर हो, क्योंकि इन बीमारियों में शायद मेरे पास उम्मीद बाकी रहे। मिस्टर वे कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा राइट हाथ ही काम नहीं कर रहा, तुम अभी भी मूव कर सकते हो, और अगर कुछ भी काम ना किया तो तुम्हारे पास लेफ्ट हाथ है। मिस्टर वे कहते हैं कि फ्यूचर में हमारी टीम को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, अगर तुम ड्रॉ नहीं भी कर पाओगे तो तुम दूसरे काम कर सकते हो। तुम क्या बनना चाहते हो? लिनताओ कहता है कि आपका असिस्टेंट, और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मेरे पास अभी भी मेरा लेफ्ट हाथ है। मिस्टर वे कहते हैं कि मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है, अब से तुम मेरे असिस्टेंट के तौर पर ही काम करोगे। ये सुनकर लिनताओ अपने लीडर को थैंक्स बोलता है। मिस्टर वे कहते हैं कि हमें जल्दी से मीटिंग के लिए जाना चाहिए। लिनताओ कहता है कि ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, तो आप भी प्लीज मेरे लिए इसको राजी रखिएगा। अब डोंगक्योन एनजी से केक लेने के लिए आता है और उसको बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूँ। एनजी कहती कि लिनताओ ये एग्जीबिशन कब अटेंड कर पाएगा। डोंगक्योन कहता है कि लिनताओ इस बार इस एग्जीबिशन को अटेंड करने वाला था, लेकिन उसके लीडर ने उसको जाने नहीं दिया, और न ही इस दफा लिनताओ को एज अ डिजाइनर प्रमोट किया गया है। ये बातें सुनकर एनजी को बहुत बुरा लगता है। डोंगक्योन कहते हैं कि मैंने ये बात मिस चान होंग के ऑफिस में सुनी थी, मुझे नहीं मालूम कि लिनताओ को इसके बारे में पता है या नहीं। लिनताओ घर पर बैठकर ALS डिजीज के बारे में ही पढ़ा होता है। जैसे ही एनसी घर पर आती है तो लिनताओ इसको बंद कर देता है। एनसी लिनताओ के पास आकर कहती है कि क्या काम पर कुछ हुआ है? लिनताओ कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? एनसी कहती है कि फिर तुम्हारे लीडर तुम्हें यंग डिजाइनर्स एग्जीबिशन पर जाने क्यों नहीं दे रहे? लिनताओ हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया? एनसी कहती है कि आज कैफे पर डोंगक्योन आया था, उसी ने मुझे इस बारे में बताया
बताया है। एनसी कहने लगती है कि तुम्हें डिजाइनर की पोजीशन के लिए प्रमोट क्यों नहीं किया गया। लिंदा कहते कि क्या तुम दूसरों के प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर करना बंद कर सकती हो, वो तो ये भी नहीं जानते आखिर हुआ क्या है। एनसी कहती कि क्या मैं दूसरे लोग हूँ, तो मुझे किसी भी बात के बारे में क्यों नहीं बता रहे। लिंदा कहता है कि ये मेरे काम के मामलात हैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी बॉस तो नहीं हो जिसको मैं अपने काम की सारी रिपोर्ट दूं। एनसी कहती है कि क्या आप मुझे इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में तुमसे कुछ पूछ सकूं। लिंदा कहता है कि तुम मेरे काम के बारे में क्या सुनना चाहती हो। एनसी लिंदा से कहती है कि तुम्हारा लीडर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा डिजाइन सबको इतना पसंद आया है, लेकिन तुम्हारे लीडर नहीं चाहते कि तुम्हें दूसरों की अप्रिसिएशन मिले, वरना वो तुम्हें डिजाइनर के लिए प्रमोट क्यों नहीं करते। तुम अभी तक पहले की तरह छोटे मोटे काम कर रहे हो। लिंदा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं डिजाइनर नहीं बनना चाहता, इस चीज का मेरे लीडर से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं ये एग्जीबिशन अटेंड करना चाहता हूँ। एनसी कहते लेकिन क्यों। लिंदा कहते कि क्या मेरा डिजाइनर बनना जरूरी है, क्या मैं डिजाइनर बने बगैर काम नहीं कर सकता। एनसी कहती कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम बचपन से एक डिजाइनर बनना चाहते हो, तुमने जीजिया भी तो डिजाइनर बनने के लिए ज्वाइन की थी, लेकिन अब तुम अचानक से मुझसे ये बात कह रहे हो कि तुम डिजाइनर नहीं बनना चाहते। लिंदा कहते कि क्या हम इस बात पर बहस करना बंद कर सकते हैं। एनसी कहती कि मैं भी यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आई, मुझे बस फिक्र है कि तुम्हें ऑफिस में बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। लिंदा कहता है कि मेरे अपने प्लान्स हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मुझे डिक्टेट करने की कोशिश क्यों कर रही हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। मैं सारा दिन काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे खाना खाने तक का समय नहीं मिलता। ये गुस्से में इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें एनसी से कहता है, जिनको सुनकर एनसी को बहुत दुख होता है और ये यहाँ से चली जाती है। एनसी के यहाँ से जाने के बाद लिंदा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन एनसी बहुत उदास बैठी होती है और ये लिंदा के मैसेज का इंतजार कर रही होती है, लेकिन लिंदा उसको कोई मैसेज नहीं करता। घर पर बैठकर लिंदा लेफ्ट हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इतने में दरवाजा नॉक होता है, तो लिंदा उस डायरी को टेबल के नीचे रख देता है। घर पर चैन आया होता है। चैन लिंदा के पास आकर अपने मन की भड़ास निकाल रहा होता है कि मैं हीशन के साथ रहकर तंग आ गया हूँ। चैन कहते हैं कि आज रात में तुम्हारे साथ ही रहूंगा, एनसी तो यहाँ पर नहीं आएगी ना। तो लिंदा कहते हैं कि नहीं। चैन कहते हैं कि तुम लोगों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। लिंदा कहते हैं कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। चैन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। लिंदा उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं चीट तो नहीं कर रहे एनसी को। तो लिंदा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चैन कहता है कि फिर तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, अगर तुम इस तरह से ही चुप बैठे रहोगे तो ना जाने एनसी खुद से क्या क्या सोचती रहेगी। ऐसा ना हो कि कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। तो लिंदा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। ये कहकर लिंदा वॉशरूम में आ जाता है। चैन की नजर लिंदा की प्रैक्टिस डायरी पर पड़ती है। चैन कहता है कि इसको देखकर तो लग रहा है जैसे लिंदा ने इसको अपने पाँव से लिखा है। लिंदा अपने आप से कह रहा होता है कि एनसी की तो कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा कसूर है। अगली सुबह लिंदा एनसी से मिलने के लिए कैफे आता है। एनसी लिंदा को इग्नोर कर रही होती है, तो लिंदा कहता है कि मैं कुछ ऐसा ऑर्डर करना चाहता हूँ जिससे मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा ना हो। एनसी कहती है कि तुम्हें इस बारे में खुद ही सोचना होगा, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लिंदा कहते है कि इसलिए मैं खुद खरीद कर ले आया हूँ। ये एनसी को लॉलीपॉप दे रहा होता है, लेकिन एनसी इसको देखकर भी नहीं मानती। अब लिंदा अपने बैग से बहुत सारे लॉलीपॉप्स निकालता है। एनसी इतने सारे लॉलीपॉप्स देखकर हैरान हो रही होती है। एनसी कहती है कि जब दूसरे लोगों की गर्लफ्रेंड्स नाराज होती हैं तो उनके बॉयफ्रेंड्स उनको मनाने के लिए लिपस्टिक्स गिफ्ट करते हैं और तुम मुझे लॉलीपॉप्स दे रहे हो, क्या तुम्हें फाइनेंशियल मसला है। तो लिंदा कहता है कि नहीं, बात ये है कि मेरा सैलरी कार्ड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए मैं उससे मांग नहीं सकता था। एनसी कहती है कि तुम वापस ले लो। तो लिंदा कहता है कि गर्लफ्रेंड को जो चीज दी जाती है उसको कभी भी वापस नहीं लिया जाता, और जो प्यार गर्लफ्रेंड को दिया जा चुका होता है आप चाहने पर भी उसको वापस नहीं ले सकते। एनसी हंसते हुए कहती है कि तुमने इतनी चीजी लाइन कहाँ से सीखी है। तो लिंदा भी हंसते हुए कहता है कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी। एनसी कहती है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिंदा कहता है कि हाँ, बहुत अच्छे से। एनसी कहती है कि तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे। तो लिंदा कहता है कि मैं अपनी गलती मान सकता हूँ, लेकिन इस तरह का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनसी कहती कि मैं भी जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैफे से वापस जाते हुए लिंदा एनसी से कहता है कि इस वीकेंड में सोच रहा हूँ कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाऊँ। एनसी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो लिंदा कहता है कि कैफे पर इतना काम है, क्या तुम मेरे साथ आने के बाद सब कुछ मैनेज कर लोगी यहाँ पर। एनसी कहती कि इसी वजह से मैं एक और एम्प्लॉय को हायर करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। तो लिंदा कहता है कि जल्दी किस बात के, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाएगा। लिंदा कहने लगता है कि मेरे पास जो भी फ्री टाइम है मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ग्रैंडपा के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। मॉम डैड उनके पास ही हैं, लेकिन वो लोग इतने बिजी होते हैं कि ग्रैंडपा को टाइम नहीं दे पाते। तो एनसी लिंदा से कहती है कि तुम ग्रैंडपा को यहाँ पर ले आओ ताकि ग्रैंडपा हमारे साथ रह सके। लिंदा कहता है कि इस वीक जाकर मैं ग्रैंडपा से इस बारे में बात करूंगा। अब लिंदा अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ एनसी नहीं आई। लिंदा कहता है कि एनसी शॉप पर बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम दोनों इस दफा साथ में
में आओगे। लिनताओ कहता है कि फिर आप झूठ बोल रहे थे कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, लेकिन मैं एनजी को भी मिस कर रहा था। जब तुम दोनों मेरे पास होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिनताओ कहता है कि एनजी ने कहा है कि आप कुछ दिन हमारे पास आकर रहें। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पौधों को पानी कौन देगा यहाँ पर। लिनताओ कहता है कि मॉम या ये काम ये कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा एक गेट बॉल मैच है। लिनताओ कहते हैं कि आप अपने मैच के बाद मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक करने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद लिनताओ अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। कि अपने डैड को बताता है कि जो टेबल मैंने डिजाइन किया है उसकी सेल काफी अच्छी रही है, लेकिन लिनताओ के डैड अपने काम में ही बिजी दिखाई दे रहे होते। अब लिनताओ ये से मिलने के लिए आ जाता है। ये कहता है कि क्या तुम अकेले वापस आए हो। लिनताओ कहता है कि मुझे देखकर सब सिर्फ एनजी के बारे में पूछ रहे हैं। ये कहता है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। लिनताओ कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम लोग से मिलने के लिए आया हूँ। लिनताओ ये से कहता है कि तुम म्यूजिक पढ़ो, क्या तुमने म्यूजिक एकेडमी में जो टेस्ट दिया था वो पास कर लिया है। ये कहता है कि अगर मैंने पास कर भी लिया तो उसका क्या फायदा है। लिनताओ कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। लिनताओ ये से कहता है कि वक्त आने पर तुम म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन लेना, जब तुम्हारा एडमिशन लेटर आ जाएगा तो पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहता है कि ये सब कुछ कहना आसान है, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे म्यूजिक पढ़ने देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तो मेरा एडमिशन लेटर फाड़ देंगे और मुझे 1 साल रिपीट करने के लिए कहेंगे, और ना ही वो मेरी म्यूजिक एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे। लिनताओ कहता है कि ये काम मैं करूंगा, मैंने पैसे सेव किए हैं, मैं तुम्हारी ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करूंगा। ये कहता है कि उसके बाद हम अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ देंगे जैसा कि तुमने किया था। ये कहता है कि मैं मॉम को रोते हुए और डैड को उससे मैं फिर से नहीं देख सकता, इसीलिए अब मैं अपना माइंड चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉम को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। लिनताओ कहता है कि पेरेंट्स को मैं मनाऊंगा, तुम अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं मॉम को रोने नहीं दूंगा। लिनताओ मिस्टर वे से लीव लेने के लिए आता है। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हें लीव क्यों चाहिए। तो लिनताओ कहता है कि मैं टेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस्टर वे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिनताओ कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। लिनताओ हॉस्पिटल आ जाता है तो डॉक्टर जाओ इसको बताते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हें ALS ही है। लिनताओ कहते हैं कि इस बार मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा, इसके बाद क्या होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारी पूरी बॉडी की मूवमेंट को अफेक्ट करेगी, यहाँ तक कि तुम्हें बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। ये बात लिनताओ के लिए बहुत शॉकिंग होती है। लिनताओ कहता है कि ना मैं बोल पाऊंगा ना सही से खा पाऊंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सब कुछ एकदम नहीं हो जाएगा। लिनताओ कहता है कि एंड में क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ। लिनताओ कहता है कि मेरे पास कितना टाइम रह गया है। डॉक्टर साहब इसको हाथ के इशारे से बताते हैं कि अगर एक आम जिंदगी इतनी लंबी होती है तो इस डिसीज के बाद यही जिंदगी बहुत थोड़ी रह जाती है। लिनताओ कहता है कि क्या इसका कोई इलाज है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो कि इस बीमारी के प्रोसेस को डिले करती है। लिनताओ कहता है कि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आता कि मेरा हाथ ऐसा हो गया है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोकर उठूंगा तो मैं अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पाऊंगा। लिनताओ डॉक्टर साहब से पूछता है कि क्या ये मिस डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि मेरी हेल्थ हमेशा ही बहुत अच्छी रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें अपनी फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए, तुम इसका सामना अकेले नहीं कर सकते। लिनताओ बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। लिनताओ ये सब सुनकर रोने ही वाला होता है। लिनताओ ने टेबल पर अपने सामने बहुत सारी बोतल्स रखी होती है और लिनताओ अपने हाथ से इन बोतल्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ बोतल्स खोलने के बाद लिनताओ से बोतल्स नहीं खुल रही होती और इसके हाथ में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसको देखकर लिनताओ चिल्लाने लगता है और ये सभी बोतल्स नीचे फेंक देता है। बोतल्स नीचे फेंकने के बाद लिनताओ इस टेबल को भी उठाकर नीचे फेंकता है। सामान तोड़ने के बाद लिनताओ यहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब एनसी जब घर पर आती है तो ये घर की ये हालत देखकर डर जाती है। कि जल्दी से लिनताओ से पूछते है कि आखिर क्या हुआ है। लिनताओ इसको देखते ही हक करता है और कहने लगता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है कि एक मॉन्स्टर मुझे खाने वाला है। मैं सारी रात उससे लड़ता रहा हूँ और फाइनली मैंने उस मॉन्स्टर को बहुत दूर भेज दिया है। वो मुझे खा नहीं सका और मैं अभी तक जिंदा हूँ। एनसी कहती कि सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। एनसी जब देखती कि लिनताओ रो रहा है तो ये बहुत घबरा जाती है और इससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। एनसी इसके आंसू साफ करते हुए कहती है कि फ्लोर पर इतना पानी क्यों है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है। लिनताओ कहता है कि सारी रात मॉन्स्टर से फाइट करके मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं अंदर जाकर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर लिनताओ अपने रूम में चला जाता है। एनसी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती कि आखिर लिनताओ को हुआ क्या है। लिनताओ अपने रूम में बैठा रो रहा होता है और एनसी भी रूम के बाहर बैठ जाती है। आज डॉक्टर जाओ लिनताओ को मेडिसिन देते हैं। लिनताओ कहता है कि इन मेडिसिन लेने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर कहते
कहते हैं कि नहीं, तुम ठीक तो नहीं होगे, लेकिन इस बीमारी की तुम्हारी बॉडी में फैलने की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए ये मेडिसिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लिनताओ जब मेडिसिन लेकर घर पर आता है तो एनसी ने इसके लिए खाना बनाया होता है। यहाँ पर एनसी ने एक नोट भी छोड़ा होता है जिसमें एनसी ने ये लिखा होता है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या हुआ है और ना ही मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह से कंफर्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्यार करती रहूंगी। एनसी कैफे में होती है, इसको लिनताओ का मैसेज आता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर एनसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब हेशन गुस्से में लिनताओ के घर पर आकर उसकी बेल बजाने लगती है। लिनताओ घर के अंदर ही मौजूद होता है लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहा होता। चन भी इसके साथ आया होता है। ये हेशन से कहता है कि मैं लिनताओ को कॉल करता हूँ। चन लिनताओ को कॉल करता है लेकिन लिनताओ इसकी कॉल नहीं उठाता, तो चन कहता है कि वो घर पर नहीं है। हेशन कहती है कि ठीक है, फिर मैं लॉक खुलवाने के लिए किसी को बुलवा लेती हूँ। तो चन कहता है कि ये करना कानून के खिलाफ है। तो हेशन कहती है कि किसी पर चीट करना भी कानून के खिलाफ है, मुझे मालूम हो गया कि तुम उसकी साइड पर हो। अंदर बैठा लिनताओ भी इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। चन कह रहा होता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लिनताओ ने एनसी को चीट किया है। तो इसी बात पर हेशन चन को मारने लगती है, लेकिन इतने में लिफ्ट खुलती है और एक कपल इन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर हंस रहा होता है। हेशन एम्बैरेस हो जाती है तो ये फौरन यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेशन एनसी को उदास देखकर कहती है कि तुम कुछ दिन मेरे घर पर आकर रह लो। तो एनसी कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज चन लिनताओ के घर का दरवाजा नॉक करके कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम घर के अंदर हो। चन कहने लगता है कि हेशन तो मुझे मारने ही वाली थी, सिर्फ इस वजह से कि तुमने एनसी से ब्रेकअप कर लिया है। चन कहता है कि तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। चन कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो एटलीस्ट एनसी को ही कोई एक्सप्लेनेशन दे दो ब्रेकअप करने की। आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया जो तुम उसके साथ ब्रेकअप कर रहे हो। लिनताओ चन की सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं देता। आज मिस्टर वे लिनताओ के ऑफिस आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही लिनताओ आता है तो मिस्टर वे पूछते हैं कि तुम्हें एएलएस नहीं है ना। तो लिनताओ कहते हैं कि मुझे एएलएस डायग्नोज हो गया है लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि आज तुम काम नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। मिस्टर वे इसको जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं लेकिन लिनताओ इनके साथ नहीं जाना चाह रहा होता और कहने लगता है कि लीडर मेरे पास काम करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। मिस्टर वे लिनताओ के लिए बहुत दुखी होते हैं। आज मिस्टर वे मिस चियानहोंग के साथ लिनताओ के लिए लड़ रहे होते हैं। तो मिस चियानहोंग कहती है कि पहले तुमने लिनताओ को एग्जीबिशन अटेंड नहीं करने दी, अब तुम चाहते हो कि मैं लिनताओ का बनाया हुआ टेबल प्राइम स्पॉट में रखूं। मिस्टर वे कहने लगते हैं कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब ये डाइनिंग टेबल बहुत अहम है। मिस चियानहोंग कहती हैं कि ये लिनताओ के लिए जरूरी है या कंपनी के लिए। तो मिस्टर वे कहते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है। आज चन जब कैफे में आता है तो हेशन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात लिनताओ से हुई। तो चन इसको यही कह रहा होता है कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हेशन इसकी बात का यकीन नहीं कर रही होती कि तुम उसके इतने क्लोज फ्रेंड हो। इतने में यहाँ पर एनसी भी आ जाती है। एनसी चन को एक बैग दे रही होती है, कहती है कि इसमें लिनताओ के लिए ईयरफोन्स हैं और कुछ ब्रेकफास्ट भी। चन कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा है, मैं आजकल काम में बिजी हूँ। एनसी कहती है कि कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हो तुम उसको ये दे देना। चन कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ये कहकर चन जाने लगता है तो एनसी चन से कहती है कि तुम लिनताओ से कहना कि मैं आज रात कैफे में उसका इंतजार करूंगी। चन इसकी बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर वे लिनताओ को अपनी ड्राइंग्स दिखा रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है। लिनताओ कहते हैं कि आप मुझे अपनी ड्राइंग्स इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं इनको इस्तेमाल कर सकूं। मिस्टर वे कहते हैं कि मैं भला तुम्हें अपनी ड्राइंग्स क्यों दूंगा, तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काम को इम्प्रूव करने में मेरी मदद करो। लिनताओ जब मिस्टर वे के ऑफिस से बाहर आता है तो इसको चन का मैसेज आता है कि एनसी ने कहा है कि आज रात वो कैफे में तुम्हारा इंतजार करेगी। दूसरी तरफ ये अपने म्यूजिक एग्जाम का रिजल्ट देख रहा होता है और ये ने ये एग्जाम पास कर लिया होता है। ये देखकर ये बहुत खुश होता है। अब लिनताओ जब रिसेप्शन पर अपना पार्सल लेने के लिए आता है तो यहाँ पर एनसी ने भी इसको कैंडीज भिजवाई होती हैं। इसके ऊपर एनसी ने ये नोट लिखा होता है कि सारी उदासी कैंडीज खाने से गायब हो जाती है। ये देखकर लिनताओ एनसी को मैसेज करता है कि तुम मेरे लिए इंतजार करना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एनसी इसको रिप्लाई करती है कि मैं कैफे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब लिनताओ को ये की कॉल आती है। लिनताओ फोन पर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आज ही लिनताओ को अपने होम टाउन वापस जाना पड़ रहा होता है। जाते हुए लिनताओ एनसी को मैसेज करता है कि ये ने मुझे जरूरी काम से वापस बुलाया है तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जबकि एनसी कैफे में बैठकर लिनताओ का इंतजार करती है। अब मॉम डैड जब घर पर आते हैं तो लिनताओ कहता है कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। डैड कहते हैं कि ऐसी क्या बात है। लिनताओ कहता है कि ये को आर्ट एकेडमी से एडमिशन लेटर मिल गया है, जबकि ये अपने ग्रैंडपा के घर पर होता है और ये बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये कहता है कि लिनताओ ने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे वापस घर जाकर देखना चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा इसको जाने नहीं देते। अब लिनताओ के डैड इसके फेस पर थप्पड़ मारते हैं। मॉम भी इस पर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर तुम दोनों मिलकर ये बात हमसे कैसे छुपा सकते हो। डैड ये को यहाँ पर बुलाने की बात कर रहे होते हैं तो लिनताओ भी कहते हैं कि क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारे सपनों में ही
नहीं हम लोग इसके लिए मानेंगे। तुम्हारी मॉम और मैंने तुम दोनों को पालने के लिए इतनी मेहनत की है और उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि तुम लोग हमारी बात ही नहीं सुनते। तुमने अपनी तो जिंदगी खराब की ही है, अब तुम ये चाहते हो कि ये की जिंदगी भी तबाह हो जाए। लिंदा को भी गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि क्या आपने वाकई में हमारे लिए मेहनत की है? आपने कभी भी हमारी टेक केयर नहीं की, ना ही हमसे कभी बात की। आपको तो ये तक भी मालूम नहीं है कि हमें क्या पसंद है। आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपको ये तक मालूम नहीं होता कि आपके बच्चे कब बीमार हैं कब नहीं। आपको ये तक मालूम नहीं है कि ये को डिप्रेशन है और वो बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला था। डैडी सुनकर कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। अब मॉम लिंदा को काम डाउन करने के लिए कह रही होती है। लिंदा कहते हैं कि सिर्फ आपको अपना करियर और हॉस्पिटल पसंद है, इसलिए आप चाहते हैं कि हम लोग भी आपके हॉस्पिटल के लिए काम करें। लिंदा कहते हैं कि क्या आपने कभी मॉम और हमसे प्यार किया है? डैड कहते हैं कि तुम्हें हमसे इस तरह से बात करने की इजाजत नहीं है। ये लिंदा को मारने लगते हैं तो मॉम रोकती है। लिंदा कहते हैं कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, अगर मेरे मार खाने से ये आर्ट अकेडमी जा सकता है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। लिंदा कहता है कि ये ना तो मेडिकल स्कूल में जाएगा और ना ही दोबारा एग्जाम देगा, वो सिर्फ आर्ट अकेडमी जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बिल्डिंग से छलांग लगा दे। मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है उसको वैसे ही जिए। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम जैसे बेटों की जरूरत नहीं है। ये कहकर लिंदा के डैड यहाँ से चले जाते हैं और मॉम रोते हुए लिंदा को देखने के लिए आ जाती है। रात में लिंदा अपने ग्रैंडपा के घर पर आता है। ये लिंदा को देखकर रो रहा होता है। लिंदा उसको गले लगाकर कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। डैड भी लिंदा के चेहरे को देखकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मैं तुम दोनों की टेक केयर कर सकता हूँ। ये कहकर ग्रैंडपा लिंदा और ये को गले लगाते हैं। जब ग्रैंडपा सो जाते हैं तो लिंदा ये से कहता है कि तुम ग्रैंडपा के घर पर ही रहो अभी, क्योंकि जब मैंने कॉलेज आना स्टार्ट किया था तो डैड ने पूरा 1 साल मुझसे बात नहीं की थी। डैड के गुस्से को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। ये कहता है कि मैं जानता हूँ। लिंदा कहते लेकिन तुम मॉम से जाकर माफी मांग लेना, क्योंकि इतने साल तुम्हारी टेक केयर करना मॉम के लिए आसान नहीं था। हम तो अपने घर से भाग सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। अब डैड अपना सारा गुस्सा सिर्फ मॉम पर निकालेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा हर्ट मॉम हुई है। लिंदा कहता है कि मैं और एनसी तुम्हारी एकेडमी देखने के लिए गए थे, उसके पास जो एरिया है वो रहने के लिए काफी अच्छा है। ये हैरान होते हुए कहता है कि तुम दोनों पहले ही देख चुके हो। लिंदा कहता है कि एनसी ने मुझे फोर्स किया था क्योंकि उसको यकीन था कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन जरूर मिलेगा। ये कहता है कि क्या वो ठीक है, तो लिंदा कहता है कि हाँ। ये से कहता है कि अगर एक दिन हमारा ब्रेकअप भी हो गया तब भी तुम उससे मिलने के लिए जा सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। ये कहता है लेकिन तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों होगा? लिंदा हंसते हुए कहता है कि मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। ये कहता है कि जब मेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लिंदा कहता है कि हम इसके बारे में सोचेंगे, तो मुझे आने से पहले बता देना। ये भी हो सकता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। अब जब लिंदा सोने के लिए जा रहा होता है तो ये लिंदा को थैंक्स बोलता है। लिंदा उसको कहता है कि तुम सोने के लिए चले जाओ। अब ये मॉम से मिलने के लिए आया होता है। मॉम कहती है कि तुम मुझे कम से कम इस बारे में बता तो सकते थे, मुझे तो ये डर था कि शायद तुम आगे पढ़ना ही नहीं चाहते। ये कहता है कि मॉम ये बात सच है कि मैं मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाई ही मेडिकल स्कूल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज कैफे में लिंदा एनजी से मिलने के लिए आता है। एनजी लिंदा को केक देती है और पूछने लगती है कि ये कैसा है। लिंदा कहता है कि ये का एडमिशन आर्ट अकेडमी में हो गया है। एनजी कहती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से क्यों हो गया है। लिंदा कहता है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें किस तरह से फेस करूं। एनजी कहती है कि इसलिए तुमने मैसेज पे मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लिंदा कहते हैं कि मेरी गलती है, मुझे ये बात तुम्हें फेस टू फेस बतानी चाहिए थी। एनजी कहती है कि तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। लिंदा कहते हैं कि कोई खास वजह नहीं है। एनजी कहती है कि लिंदा क्या तुम्हें कुछ हुआ है। लिंदा कहते हैं कि नहीं। एनजी लिंदा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने साल साथ रहने के बाद मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम कुछ टाइम से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा जख्मी और तुम यहाँ पर मुझसे ब्रेकअप की बात करने के लिए आए हो। क्या तुमने किसी के पैसे देने हैं या तुम्हारा किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। लिंदा कहते हैं कि मैं एक अडल्ट हूँ और मुझे हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। एनसी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि इस बात का मुझसे ही तो ताल्लुक है, मैं तुमसे बगैर वजह जाने ब्रेकअप नहीं करूंगी। क्या तुम किसी और को प्यार करते हो या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा? कम से कम मुझे ये सब करने की एक वजह तो दो। लिंदा कहता है कि मुझे ये सब बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। एनजे इसकी बातें सुनकर रो रही होती है। लिंदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकता, इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लिंदा एनसी से कहता है कि हम इस बात पर एग्री हुए थे कि हम दोनों एक दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे। एनसी रोते हुए लिंदा से कहती है कि ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं भी किसी चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। एनसी गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। लिंदा को भी एनसी को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।